ये कहानी है दो असाधारण योद्धाओं की, जिनके युद्ध कौशल ने विश्व इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। अलेक्जेंडर नाम का युवा जिसने दुनिया जीतने की कसम खाई थी, और पुरु नाम का एक अजेय योद्धा जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की शपथ उठाई थी। फौलाद से फौलाद टकराया, रक्तपात और चित्कारों से भारत की जमीन गूंज गई। भारत के महान योद्धाओं ने मैसेडोनियन मलेच्छों के इरादों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी। आज से 2000 साल पहले झेलम नदी के किनारे लड़ा गया एक प्रचंड संग्राम, जिसे ग्रीस के इतिहासकारों ने हाइडेस्पेस का नाम दिया। इसी महासंग्राम ने जन्म दिया अखंड भारत के स्वप्न को। हजारों योद्धाओं के बलिदान से बना हुआ एक महान गणराज्य, जिसे कोई भी बाहरी आक्रांता अगले 1000 साल तक छू पाने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाया। एक ऐसा युद्ध जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ उठने वाली आंखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अनेकों राज्यों के समूह में बटे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर अखंड भारत की नींव रखी। आज हम जानेंगे अलेक्जेंडर और महान पुरु के बीच लड़े गए इतिहास के सबसे घातक युद्ध के बारे में, एक ऐसे आचार्य के बारे में जिन्होंने हमें अखंड भारत का उपहार दिया, जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा पूरी दुनिया ने माना। चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए हमारे साथ इतिहास की गहराइयों में सच का पता लगाने। इस कहानी के दो मुख्य पहलू हैं, मैसेडोनिया का राजा अलेक्जेंडर और भारत के सिंधु पंजाब क्षेत्र के सम्राट पुरु यानी पर्वतेश्वर। ईसा से 356 वर्ष पूर्व सुदूर मैसेडोनिया में राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलंपियास के घर एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम अलेक्जेंडर रखा जाता है। अलेक्जेंडर की मां ओलंपियास फिलिप द्वितीय की चौथी पत्नी थी और कुछ वक्त के लिए उसे मुख्य रानी होने का सम्मान भी मिला था। ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्क ने लिखा है कि फिलिप से शादी की रात ओलंपियास को एक सपना आता है, जिसमें स्वर्ग का राजा ज़्यूस आकाशीय बिजली उसके गर्भ में गिराता है। वो गर्भवती हो जाती है और पूरे मैसेडोनिया में ज़्यूस के बेटे के चर्चे होने लगते हैं। उसके जन्म के वक्त फिलिप को लंबे वक्त से चली आ रही जंग में जीत मिलती है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक इफिसस में आर्टेमिस के मंदिर में आग लग जाती है। इस घटना को देखकर मैग्नीशिया के हेगेसियस ने कहा कि ये मंदिर इसीलिए जला क्योंकि देवता आर्टेमिस देवताओं के राजा ज़्यूस के बेटे अलेक्जेंडर के जन्म के उत्सव में शामिल होने मैसेडोनिया गया था। 13 साल की उम्र में अलेक्जेंडर को शिक्षा के लिए अरस्तु के पास भेजा गया। 16 वर्ष की उम्र में अलेक्जेंडर जब वापस आया तो उसके पिता ने उसे अपनी सेना का कमांडर बनाकर विरोधियों के दमन का काम सौंप दिया। 20 की उम्र आते तक अलेक्जेंडर ने विरोधियों को परास्त कर एक अविजित योद्धा के रूप में अपना वर्चस्व बना लिया। अब वो ग्रीस में उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन राजा फिलिप के दरबारी इससे नाखुश थे। वे उसे शुद्ध मैसेडोनियन खून मानने से इनकार करने लगे। साल 338 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर के पिता फिलिप को क्लियोपेट्रा से प्यार हो गया, जो कि ग्रीस के जनरल अटालस की भतीजी थी। उन दोनों ने शादी कर ली। अलेक्जेंडर और उसकी मां ओलंपियस को भारी विरोध और झगड़े के बीच मैसेडोनिया से भागना पड़ा। 2 साल बाद फिलिप को उसी के अंगरक्षकों ने मार डाला। रानी क्लियोपेट्रा को जिंदा जला दिया गया और खूनी संघर्ष के बाद अलेक्जेंडर का राज्याभिषेक कर दिया गया। अलेक्जेंडर की खून की प्यासी तलवार कब तक म्यान में रहती। उसने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले गद्दी के हर संभावित उत्तराधिकारी को मार डाला। उसके पिता फिलिप के शुरू किए युद्ध अभियान और अपने शत्रुओं का दमन करते हुए लगभग आधी दुनिया जीतकर वो एशिया फतह करने निकल पड़ा। ईरान और अफगानिस्तान होते हुए वो भारत की सीमा पर आ पहुंचा। उस समय भारत के झेलम चिनाब नदियों के सिंचित क्षेत्र में महाप्रतापी सम्राट पुरु का शासन था। उनके रण कौशल और वीरता से समूचा क्षेत्र परिचित था। सैकड़ों हाथियों से सुसज्जित उनकी सेना किसी दीवार की भांति अलेक्जेंडर के सामने जा खड़ी हुई। इतिहास बताता है कि तक्षशिला का राजा आम्भी, जिसका राज्य सिंधु नदी से लेकर झेलम नदी के तटों तक फैला था और जो राजा पुरु का प्रतिद्वंदी था, उसने अपने सिपाहियों के साथ अलेक्जेंडर से संधि कर ली और पुरु के खिलाफ झेलम के युद्ध में उतर गया।
दूसरी तरफ तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य ने पूरे भारत में अलेक्जेंडर के विरुद्ध सैन्य सहायता की मांग की। आचार्य चाणक्य को एक और कई राज्यों से समर्थन मिला, वहीं मगध के राजा घनानंद ने उनका अपमान भी किया। पर नियति को जो मंजूर था, भारत पर युद्ध के काले बादल छा गए। अलेक्जेंडर ने आम्भिराज के साथ मिलकर युद्ध प्रारंभ किया। झेलम का वो सिंचित किनारा उस दिन रक्त से नहा गया। यवन सैनिकों ने कभी हाथियों पर सवार सैनिकों का सामना नहीं किया था। वो कुछ समझ पाते इसके पहले ही पुरु की गजसेना ने यवनों के इरादों को रौंद कर रख दिया। महाप्रतापी सम्राट पुरु के सामने यवन सेना 8 घंटे भी न टिक सकी। अलेक्जेंडर भी गंभीर रूप से घायल होकर युद्ध क्षेत्र से भागा। आम्भिराज को तक्षशिला में केवल एक वेतन भोगी कर्मचारी की तरह रहने पर विवश होना पड़ा और भारतीय युद्ध नियमों के कारण महाराजा पुरु ने भागते हुए यवनों पर वार नहीं किया। यवन महान जाट राजाओं के क्षेत्र से गुजरे, जहां जाट सेनाओं ने यवनों को बुरी तरह पराजित किया। सिकंदर बुरी तरह से घायल था। उसका पसंदीदा घोड़ा युद्ध में मारा जा चुका था। उसकी सेना के सिपाहियों का हौसला पस्त हो चुका था। तब उसने वापस जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। विदेशी इतिहासकार और कुछ भारतीय इतिहासकारों ने अलेक्जेंडर को एक हीरो की तरह दिखाया है। भला एक राजा कभी भी अपने विरोधी को जीता हुआ राज्य वापस लौटाता या उसके राज्य से भी बड़ा भूभाग शासन करने के लिए देता? सोचने वाली बात है। महान आचार्य चाणक्य ने यवनों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का संकल्प लिया और जब 305 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने उसका अधूरा सपना पूरा करने के उद्देश्य से भारत पर फिर से हमला किया, तब तक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की कमान संभाल ली थी। बुरी तरह से पराजित सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के आगे समर्पण कर दिया तथा अपनी बेटी हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करने की विनती की। दोस्तों, हमारे देश के महान योद्धाओं को छोड़कर सिकंदर जैसे आताताइयों का गुणगान करना कहाँ तक सही है? भारत जैसे महान राष्ट्र के पास अपने स्वयं के हजारों वीर हैं, जिनकी अनटोल्ड स्टोरियां आप तक पहुंचाना हमारा काम है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।